ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं अभी रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर। इसके पहले वाले लेक्चर जो थे वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए जानबूझ के। ओके, उसका रीज़न है कि ये फोटोज़ हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इस चैप्टर की। ये फार्मूलाज जो हैं, ये फार्मूलाज आपको याद करनी है, ठीक है। ये फार्मूलाज हैं, लिक्विडिटी रेशियोज की फार्मूलाज हैं 2, उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियोज की फार्मूलाज हैं 4, एंड उसके बाद एक्टिविटी रेशियोज की फार्मूला है 4, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की फार्मूला है 4 या 5, ठीक है। तो ये सारी फार्मूलाज हैं जो मैंने अभी स्क्रॉल की। ये सारी फार्मूलाज आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी दी हुई है, एंड मैं यही बोलूँगा कि ये फार्मूलाज अपने पेजेस पे लिख लो आप। सम्स अभी मैं सिखाने वाला हूँ। सम्स एक तरीके से स्टार्ट करो, उसके पहले ये फार्मूला सारी लिख लेना। उसके बाद 5-6 पेजेस और छोड़ देना, तो जहाँ पे मैं जो मुझे लिखवाना होगा वो भी मैं लिखवा दूंगा। अब मैं कैसे करवाने वाला हूँ ये चैप्टर, फॉर्मूला वाइज, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है। ओके, 15 फॉर्मूलाज हैं, एंड हर एक फॉर्मूला के जो सम्स हैं वो हम करेंगे स्टार्ट। एंड हर एक फॉर्मूला मैं पहले फॉर्मूला बता दूंगा। जैसे आज हम लिक्विडिटी रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं, एंड लिक्विडिटी रेशियोज में सबसे पहली जो फॉर्मूला है वो है करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। दूसरा, करंट एसेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो नीचे यहाँ पे मैंने आपकी टेक्स्ट बुक की इमेज जो है वो भी डाल दी है। तो करंट एसेट के अंदर सारे एसेट्स आ जाते हैं। करंट एसेट जो कि ऐसे एसेट्स होते हैं जो विद इन 12 मंथ्स हम इन कैश कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, ये ऐसे एसेट्स है जिनको हम आए दिन खरीदते हैं या बेच नहीं सकते हैं, जो छोटे टाइम वाले एसेट होते हैं। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर 2 चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। तो जो इंक्लूड नहीं करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्रीज के अंदर अगर लूज टूल्स आपको दिया हुआ है, या स्टोर्स दिया हुआ है, या स्पेयर पार्ट्स वगैरह दिया हुआ है, ये इंक्लूड नहीं करना है। लूज टूल्स मतलब वही खील वगैरह, पाने वगैरह, वो सारी चीजें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। छोटी मोटी 10-15 रुपए की चीजें इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर उसकी अमाउंट बड़ी भी होगी तो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो इंक्लूड नहीं करना है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, विद इन 12 मंथ्स में एसेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके अंदर डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर आती है। करंट अदर करंट एसेट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, वो आता है। कोई भी इनकम रिसीवेबल जो है वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। नीचे वही लिखी हुई है, नीचे जो मैंने अभी समझाया जस्ट वही लिखा हुआ है कि लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट एसेट बिकॉज दे आर नॉट हेल्ड फॉर सेल ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश। ये टूल्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स ये ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें हम बेच के एक तरीके से कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाता है, पर करंट एसेट, करंट रेशियो कैलकुलेशन करने के टाइम पे उन्हें नहीं लिया जाता है। फिर करंट लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। करंट लाइबिलिटी के मतलब अंदर ऐसी लाइबिलिटीज आती है जो कि 12 महीने के अंदर ही पे हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कोई छोटे टाइम के लिए लोन लिया है। ओके, उसके बाद ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स, या एक तरीके से बिल्स पेबल्स, ये इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज मतलब जैसे करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, मतलब फॉर एग्जांपल आपने कोई लोन लिया है, सपोज करो 10 लाख रुपए का, एंड 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आपको इस 12 महीने के अंदर पे करना है। तो जो 1 लाख रुपए वाली अमाउंट है जो इस साल के अंदर आपको पे करनी है वो आपकी करंट लाइबिलिटी है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, मतलब आपने कोई लोन लिया है पर उस पर अभी तक ब्याज आपने पे नहीं किया है, ये भी एक टाइप की करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि ब्याज आपको, इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो 1 साल के अंदर पे करने पड़ेंगे। कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सारी चीजें जो है वो करंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे फोटो डाल दी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही दी हुई है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने फोटो डाल दी है, पॉज करके लिख सकते हो। हाँ, अब मेन सम्स पे आ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल 1 की फोटो है। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हर एक चैप्टर सुहाना लगता है, बेसिक इजी सम्स होते हैं। फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यू पुट करो और आराम से कैलकुलेशन कर लो, धीरे धीरे ऑब्वियसली लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो, करंट रेशियो की कैलकुलेशन करनी है।
स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, अब करंट रेशियो की एक और मैं बात बता दूं। करंट रेशियो जो है, आइडियल करंट रेशियो, मैं स्टार्ट करूं सबसे से पहले सारी पॉइंट्स जो मेरे पास होती हैं वो मैं बताते जाता हूं। आइडियल रेशियो इसका क्या होता है? आइडियल रेशियो का मतलब होता है 2:1। नॉर्मली इसका आंसर 2:1 रियल लाइफ में अगर आए तो अच्छी बात है। अब करंट रेशियो का मतलब क्या है सर? करंट रेशियो का मतलब, तो करंट रेशियो का मतलब ये है, आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, मतलब टोटल हमारे पास करंट लायबिलिटी के सामने कितने करंट एसेट हैं उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे होती है। आंसर में हमेशा लास्ट में आपको रेशियो 1 लगाना है। अगर लास्ट में अगर आप रेशियो 1 नहीं लिख रहे हो आंसर में तो मार्क्स कटेंगे। नॉर्मली हम केजी या मीटर वगैरह लगाते हैं, करंट रेशियो की कैलकुलेशन करने के टाइम पे हमेशा रेशियो 1 पीछे लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। नॉर्मली रियल लाइफ के अंदर करंट रेशियो होना, करंट रेशियो अगर आपका 2:1 है तो अच्छी बात है। अब इस आंसर का मैं इंटरप्रिटेशन आपको बता देता हूँ। 2:1 का मतलब क्या? ओके, 2:1 का मतलब ये है कि आपके पास 2 रुपए के एसेट के सामने 1 रुपए की लाइबिलिटी है, या अगर आप उल्टा बोलो तो भी चलेगा। आपके पास हर 1 रुपए लाइबिलिटी के सामने 2 रुपए एसेट है, जो कि अच्छी बात है, जो कि अच्छी बात है। लाइबिलिटी 1 रुपए की है, एसेट 2 रुपए के हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो ये करंट रेशियो का मतलब होता है। हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास 1 रुपए की लाइबिलिटी के सामने कितने रुपए के एसेट्स हैं, इसीलिए लास्ट में हमेशा रेशियो 1 लगाना जरूरी है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे सबसे पहले तो मैं करंट एसेट कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो करंट एसेट्स में यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स आपको दिए हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब सन्ड्री डेटर्स, ये इंक्लूड करने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेड रिसीवेबल, ये इंक्लूड करने हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड करने हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, मैं सिर्फ कैश लिख रहा हूँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इंक्लूड करना है। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दी हुई है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड करनी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मशीनरी दी हुई है। अब ध्यान दो, यहाँ पे स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है। आपको मशीनरी दी हुई है 7,000 रुपए की। मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट होता है, एक करंट एसेट नहीं होता है। मशीन जो है वो एक फिक्स्ड एसेट होता है, तो उसको अगर आप करंट एसेट में इंक्लूड कर दोगे तो पहले ही आपका सम खत्म हो गया। अब ये जो पूरा चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कॉन्सेप्ट भी हैं बहुत सारे पर मेनली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, अकाउंट्स में मेरे को फॉर्मूला पसंद नहीं है, पर ये चैप्टर ही पूरा फॉर्मूलाज के ऊपर है। ओके, तो फॉर्मूला सबसे पहले याद होनी चाहिए एंड उनके मीनिंग भी पता होने चाहिए। तो करंट एसेट के अंदर अगर आप यहाँ पे मशीनरी प्लस करके लिख दोगे तो नहीं चलेगा। ओके, क्यों क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मशीनरी जो है, मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट नहीं है। तो यहाँ पे मशीनरी को हमको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, मशीनरी नहीं चाहिए। फिर बिल्स पेएबल, ये लाइबिलिटी है। सेंट्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। डेटर्स डिबेंचर्स लाइबिलिटी है। इन्वेंट्रीज, हाँ इन्वेंट्रीज चाहिए, इन्वेंट्रीज ये चाहिए। इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टॉक वगैरह, जिसको नहीं पता है तो इन्वेंट्रीज चाहिए। उसके बाद एक्सपेंसेस पेएबल है, ये आपका लाइबिलिटी के अंदर आएगा। तो करंट रेशियो, अब यहाँ पे करंट एसेट की जगह पे उनकी अमाउंट जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो करंट एसेट इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल का 2,00,000 रुपीज है, तो अमाउंट्स जो है वो मैं लिखते जाता हूँ। 2,00,000 रुपीज के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस का 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000 रुपये है। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज है। मशीनरी 7,000 इंक्लूड नहीं करना है, अगर कर दिया आपने इंक्लूड तो पहले ही काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी है 7,000 रुपीज की एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट होता है, तो मशीनरी फिक्स्ड एसेट नहीं चाहिए हमको, करंट एसेट चाहिए सिर्फ। तो 20,000 के बाद जो इन्वेंट्रीज का 40,000 रुपीज है वो हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं प्लस 40,000 लिखूंगा। ठीक है, अब इन सारी अमाउंट्स का टोटल यहाँ पे नीचे कर देते हैं। तो 2,00,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 4,00,000 अपने 40,000 सॉरी। तो यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट आ रही है 3,10,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारी अमाउंट है, करंट एसेट की अमाउंट 3,10,000 रुपीज, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। करंट एसेट इक्वल्स टू रुपीज 3,10,000।
चलो ये हो गया, करंट एसेट आ गया। करंट एसेट के बाद हमें चाहिए होती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, यहाँ पे मैं नीचे करंट लायबिलिटी की कैलकुलेशन करूंगा। तो करंट लायबिलिटीज, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको करंट एसेट ही पहले कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज भी पहले आप कर सकते हो कैलकुलेट। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ मैंने ज़्यादा लिख दिया, मैं मेरी मिस्टेक को करेक्ट कर देता हूँ, 3 लाख आएगा। चलो ये मैंने यहाँ पे प्लस करके देखा तो मेरी मिस्टेक थी। आगे बढ़ते हैं, करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर जो करंट लायबिलिटीज़ है वो चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको बिल्स पेएबल दिया हुआ है, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है, वो चाहिए हमको। बिल्स पेएबल के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी चाहिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद डिबेंचर्स नहीं चाहिए। डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, लंबे टाइम की लायबिलिटी होती है। डिबेंचर्स का मतलब भी मैं समझा चुका हूँ। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, जो कंपनी है वो नॉर्मली पब्लिक से एज अ लोन लेती है, ठीक है, पैसा लोन पे लेती है, डिबेंचर्स इशू करती है। एंड ये डिबेंचर्स जो है वो 5-10 साल के आसपास हमेशा होते ही हैं। ओके, तो डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। करंट एसेट करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं आते हैं, तो डिबेंचर्स हमको नहीं चाहिए। डिबेंचर्स के बाद एक्सपेंसेस पेएबल, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमें चाहिए, एक्सपेंसेस पेएबल ये चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इनकी जो अमाउंट है वो लिख लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू बिल्स पेएबल के हैं 30,000 प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स के हैं 80,000 प्लस डिबेंचर्स के 2 लाख नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए डिबेंचर्स के 2 लाख? क्योंकि डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी नहीं है। उसके बाद इन्वेंट्रीज, ये तो एसेट, एंड 40,000 हमारे एक्सपेंसेस पेएबल। अब इनका टोटल करंट लायबिलिटी, इसका टोटल जो है वो मैं नीचे कर देता हूँ। तो 30,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000, तो यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है 1,50,000। तो ये 1,50,000 रुपीज़ हमारा करंट लायबिलिटी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी कैलकुलेट हो गया एक बार, फिर तो बहुत इजी है, फिर बस फॉर्मूला लगानी है हमको, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे करंट रेशियो की ये फॉर्मूला है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलो अब इस फॉर्मूला के अंदर हमें जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट की जो वैल्यू है, ओके, करंट एसेट की वैल्यू है 3 लाख, ओके, करंट एसेट की जो वैल्यू है वो है 3 लाख, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 1,50,000। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 3 लाख आएगा। तो यहाँ पे करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो का आंसर आएगा, ऊपर आएगा 2 एंड नीचे आएगा 1, ठीक है, नीचे आएगा 1। तो 2/1, अब 2 का 1 होता है 2:1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका करंट रेशियो जो है वो 2:1 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ये मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, तो पॉज करके लिख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पे भी आपको करंट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है, पर नॉर्मली पिछली बार जैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अभी नहीं दी हुई है। पिछली बार आपको डायरेक्टली अमाउंट्स जो है वो बताई हुई थी कि बिल्स पेएबल की अमाउंट है, ट्रेड रिसीवेबल की, डेटर्स की अमाउंट है। इस क्वेश्चन में आपको जो हमारी लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन होती है वो दी हुई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लायबिलिटी बना लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लायबिलिटी बना, एक सॉरी लायबिलिटी नहीं, एक बैलेंस शीट का रफ में फॉर्मेट बना लूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ध्यान से समझना, ठीक है, इजी है।
यहाँ पे मैं एक बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट का मैं एक रफ फॉर्मेट बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो बैलेंस शीट का रफ फॉर्मेट, यहाँ पे लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज के बाद अमाउंट, उसके बाद एसेट, 2 मिनट ये यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, उसके बाद एसेट एंड उसके बाद अमाउंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट मैं बना देता हूँ लाइबिलिटी और अमाउंट का, बैलेंस शीट का, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है लाइबिलिटीज। नीचे थोड़ा 3-4 लाइंस मेरे को चाहिए, तो वो भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, ताकि लगे थोड़ा फॉर्मेट है। तो ऐसा बैलेंस शीट का एक रफ फॉर्मेट आपको फटाफट बना लेना है। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टोटल एसेट। टोटल एसेट में आपको लिखा हुआ है 3 लाख। तो ये एसेट साइड का टोटल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल एसेट, तो एसेट साइड का टोटल ही होगा। यहाँ पे नीचे में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 लाख। वही 3 लाख में जाके यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे लिख दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में बोला हुआ हो कि नहीं बोला हुआ हो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एंड एसेट साइड का टोटल सेम ही आता है। ठीक है, अब एसेट्स में टोटल एसेट के बाद आपको नीचे दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सबसे पहले तो करंट एसेट आता है। ठीक है, सबसे पहले करंट एसेट आता है। करंट एसेट की इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। उसके नीचे आपको फिक्स्ड एसेट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट जो है वो मैं लिख देता हूँ। फिक्स्ड एसेट की जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको दी हुई है 1,60,000। ठीक है, आपको यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की अमाउंट जो है वो दी हुई है 1,60,000। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैं लिख रहा हूँ पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड लाइबिलिटी साइड पे आता है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड जो है वो लाइबिलिटी साइड पे आता है 2 लाख। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख। चलो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है। नॉन करंट लाइबिलिटी आपको दी हुई है 80,000 एंड उसके बाद आपको करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई है 1 लाख। ठीक है, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है 1 लाख रुपीज, वो यहाँ पे आएगी एसेट साइड पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है 80,000 की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 80,000 की नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज की जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको लाइबिलिटी साइड पे नहीं दी हुई है। एंड एसेट साइड पे आपको करंट एसेट की जो अमाउंट है वो नहीं दी हुई है। जो काम की 2 अमाउंट्स हैं वो क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, वो ऑब्वियसली आपको बैलेंस शीट बना के जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, बैलेंस शीट बना के भी आप, ऐसे बैलेंस शीट बना के भी आप फाइंड कर सकते हो, या लिख के भी मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, कैसे आप लिख के फाइंड कर सकते हो मैं वो भी बता दूंगा, पर मेरे को ये ज्यादा सही लगता है। ठीक है, बैलेंस शीट बना के फाइंड करना मुझे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि अगर आप लिख के करोगे तो 2-4 फॉर्मूलाज आपको और लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिफरेंस जो है जो बच गया, मतलब ये 3 लाख रुपए जो है वो करंट हमारे टोटल एसेट है। 3 लाख रुपीज में से ये 1 लाख रुपीज माइनस करेंगे एंड ये 1,60,000 माइनस करेंगे, तो जो 40,000 रुपीज बच गया, ये 40,000 रुपीज ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली हमारा करंट एसेट होता है। ठीक है, जो डिफरेंस बच गया हमारा वो ऑब्वियसली करंट एसेट होगा। सेम लाइबिलिटी साइड पे भी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि ये अमाउंट हमने फाइंड की, डिफरेंस है। अब लाइबिलिटी साइड पे भी सेम वही, यहाँ पे 3 लाख रुपीज टोटल लाइबिलिटी है। 3 लाख रुपीज में से 80,000 नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे एंड 2 लाख रुपीज जो है वो हमारे शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बच जाएगी 20,000 वो हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बैलेंस शीट बना दी हमने एंड करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी की जो वैल्यू थी वो आ गई। अब फॉर्मूला तो सेम ही है, ये वाली फॉर्मूला है करंट रेशियो की। ठीक है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी।
ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, ठीक है, मैं बार बार टाइप नहीं करूँगा। अब इस फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज जो है वो हमको पुट करनी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे करंट रेशियो इक्वल्स टू जो अमाउंट है करंट एसेट की 40,000। 2 मिनट, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखूं तो करंट एसेट की जो वैल्यू है वो है 40,000 अपॉन में जो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है वो है 20,000। तो फाइनल जो हमारा आंसर है करंट रेशियो सेम पिछले सम जैसा ही आ रहा है, यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में आ रहा है 2, 20,000 2 40,000 होता है, एंड डिनोमिनेटर में आ रहा है 1, ठीक है। तो फाइनल इसका भी आंसर मैं यहाँ पे यही लिखूंगा करंट रेशियो इक्वल्स टू 2:1। लास्ट में जो मैं रेशियो 1 लिखता हूँ, रेशियो 0:1 नहीं, ये कंप्यूटर इसको टाइम समझ रहा है, 2:1, ठीक है। तो ऐसे 2:1 लिखना है। लास्ट में रेशियो 1 अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, रेशियो 1 लिखना है, ये इसकी यूनिट है, ओके, ये इसकी यूनिट है। आंसर का मतलब क्या है वो मैं समझा चुका हूँ। इस 2:1 का मीनिंग ये है कि हमारे पास हर एक ₹1 की लाइबिलिटी के सामने ₹2 के एसेट है। जैसे टोटल अगर आप देखो तो टोटल हमारे पास एसेट है ₹40,000 के, टोटल लाइबिलिटीज है ₹20,000 की। इसको बोल के देखो कि भाई हमारे पास ₹20,000 की लाइबिलिटी के सामने ₹40,000 के एसेट हैं, ठीक है। ये रेशियो हमेशा जरूरी नहीं है। अभी हमने 2 सम्स किए, 2 सम्स में हमारा आंसर 2:1 आया, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बार आंसर आपका 2:1 ही आए। रियल लाइफ की बात करूं तो रियल लाइफ में अगर हमारा आंसर 2:1 आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर सम्स में आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई रूल खुद का नहीं बनाना, ओके, कि भाई हमारा 2:1 ही आना चाहिए आंसर। तो ये आपका एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वीडियो वो लोग भी पॉज करके लिख पाए। तो ये एग्जाम्पल 2 की इमेज है, उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 2 की कैलकुलेशन है। बैलेंस शीट ऑब्वियसली मैंने बनाई है, अभी मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ, पर उसमें ऑब्वियसली फॉर्मूलाज फिर आपको याद करनी पड़ेगी। एंड उसमें ये करंट रेशियो की कैलकुलेशन, ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब भी मैं बताऊंगा, फिलहाल नहीं, इसके बाद वाले सब में काम आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं साइड में ही क्या करता हूँ, ये बैलेंस शीट की जगह पे आप लिख के भी कैसे सॉल्व कर सकते थे इसको, वो मैं बताता हूँ। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो, पर्सनली अगर मैं आपकी जगह पे एग्जाम में होता तो मैं ये बैलेंस शीट बना के आता, ठीक है। पर्सनली अगर मैं आपकी जगह पे होता तो ये मैं बैलेंस शीट बना के आता, ठीक है। मैं ये नहीं करता, ठीक है, पर फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको दोनों चीजें बताऊं, ओके, फिर आपकी मर्जी। अब यहाँ पे आपको टोटल एसेट दिया हुआ है, तो टोटल एसेट इक्वल्स टू, उसके अंदर टोटल एसेट के अंदर मेन 2 चीजें आती हैं, ठीक है। टोटल एसेट के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होती है करंट एसेट और फिर होता है नॉन करंट एसेट, ठीक है। उसके बाद होती है टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले तो होते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के बाद टोटल लाइबिलिटी के अंदर होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड नॉन करंट लाइबिलिटी के बाद होता है करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला वाले तरीके से करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक्चुअली आपको याद ही है क्योंकि फॉर्मेट मैंने आपको लर्न करने के लिए पहले ही बोला था। टोटल एसेट के अंदर 2 ही हेडिंग्स होती हैं, एक हेडिंग होती है करंट एसेट की हेडिंग एंड दूसरी हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट की हेडिंग। टोटल लाइबिलिटीज के अंदर 3 हेडिंग्स होती हैं, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब टोटल एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एसेट आपको दिए हुए थे क्वेश्चन में 3 लाख, तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर, 2 मिनट, देयरफॉर टाइप नहीं हो रहा है, चलो चलेगा, ठीक है। देयरफॉर लिखना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 लाख इक्वल्स टू, अब करंट एसेट आपको नहीं दिए हुए थे तो करंट एसेट की जगह पे मैं करंट एसेट ही रहने दूंगा। करंट एसेट के बाद आपको फिक्स्ड एसेट दिए हुए थे, अब फिक्स्ड एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट एसेट NCA मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, उसके अंदर ही आते हैं।
तो यहाँ पे आपको नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट दिए हुए थे 1,60,000 प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई थी 1 लाख, तो वो नॉन करंट एसेट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 लाख इक्वल्स टू करंट एसेट, SCA लिख रहा हूँ, प्लस नॉन करंट एसेट का जो टोटल है, नॉन करंट एसेट का टोटल हो जाएगा 2,60,000। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा करंट एसेट इक्वल्स टू 3 लाख में से 2,60,000 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो आपका करंट एसेट का जो आंसर है वो आ जाएगा 40,000। तो ये इस तरीके से आप करंट एसेट लिख के बिना फॉर्मेट बना के भी फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद टोटल लाइबिलिटीज भी सेम, टोटल लाइबिलिटीज भी 3 लाख होगी। 3 लाख इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड, क्वेश्चन में कितने दिए हुए थे, शेयर होल्डर्स फंड जो है वो दिए हुए थे 2 लाख। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए थे 2 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, नॉन करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई थी 80,000, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख इक्वल्स टू 2 लाख शेयर होल्डर्स फंड प्लस 80,000 नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटीज। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे 3 लाख में से ये 2 लाख और ये 80,000 या तो माइनस करके सामने भेजो 2,80,000 या डायरेक्टली सामने माइनस के लिए भेज दो, चलेगा, दोनों सही है। तो यहाँ पे भी मैं CL लिख देता हूँ करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू, ठीक है, देयरफॉर करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 3 लाख में से 2 लाख एंड 80,000 माइनस करोगे। ओके, तो करंट लाइबिलिटी का आंसर भी आएगा 20,000 रुपीज। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ये जो तरीका सेकंड वाला मैंने बताया आपको, ये फॉर्मूला वाला तरीका है, इसमें ये वाला तरीका भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये नाम सारे अंदर एसेट के, टोटल एसेट के अंदर क्या आता है, दो चीजें आती हैं, करंट एसेट, करंट नॉन करंट एसेट। मैंने तो आपको ये भी लर्न करवाया है कि करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है एंड नॉन करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी लर्न कराया कि शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो चीजें आती हैं, ओके, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर मैंने वो भी आपको समझाया है कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, फिर ओके, फिर मैंने ये भी समझाया कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझा हुआ होगा तो अच्छा, नहीं तो जो यहाँ पे सम्स में बता रहे हैं वो भी मैं समझा ही रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेम, फिर इसके बाद वाली जो कैलकुलेशन है वो तो सेम ही होगी। फिर करंट रेशियो के अंदर आपको वैल्यूज ही पुट करनी है। बस स्टार्टिंग की कैलकुलेशन आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लगाओ, आपकी मर्जी। चलो ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे ये लेक्चर तो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। ये वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। कभी कभी क्वेश्चन में, जैसे इसके नीचे वाले क्वेश्चन में ही आपको वर्किंग कैपिटल देंगे, एंड जब वर्किंग कैपिटल देंगे तो या तो करंट एसेट की वैल्यू गुम कर देंगे या तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं देंगे। तो दोनों, अगर वर्किंग कैपिटल की वैल्यू देते हैं तो या तो करंट एसेट की वैल्यू नहीं दी हुई होगी या तो करंट लायबिलिटीज की वैल्यू नहीं दी हुई होगी। ठीक है, तो इस टाइप के सम्स आते हैं। तो यहाँ पे इसकी सब फॉर्मुलाज जो है वो भी मैं आपको बना के दे सकता हूँ। जैसे वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि करंट एसेट इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल के अंदर जो करंट लायबिलिटी है वो प्लस कर दो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा भी एक फॉर्मूला है, वो मैं इसके बाद वाले लेक्चर में बताता हूँ, क्योंकि ये बस 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। इसे मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। चलो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद करंट लायबिलिटी की फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लिखते रहना सब कुछ।